साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो भी पीसीएस की परीक्षाएं कराई गई हैं उन परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को पूरे व्याख्या के साथ देख रहे हैं। तो उसी के तहत हम लोग आज की वीडियो में यूपी पीसीएस 2020 की जो प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर 2020 को हुई थी उस प्रश्न पत्र को पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग शुरुआत के 75 क्वेश्चन कवर करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास वाले पोर्शन को देखते हैं। इसमें प्राचीन इतिहास संबंधी जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें पहला है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये इक्ष्वाकु वंश के शासकों के लिए यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए व्याख्या देखें तो इक्ष्वाकु वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय या श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत्य अर्थात आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस अर्थात इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? श्री शांतमूल था। श्री शांतमूल। आगे चलते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये मार्ग निर्माण से संबंधित रहे हैं। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना तथा सड़कों का रखरखाव से संबंधित थे। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो जारी अंतिम कुंजी थी या आंसर की थी उसमें उसने विकल्प बी को अर्थात प्रशासन प्रबंधन को सही माना है। आगे चलते हैं। यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ राजधानी है। तो इसमें देखिए मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की राजधानी आपकी विराटनगर 3 से मिला दीजिए, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ 4 से मिला दीजिए और वहीं शूरसेन की राजधानी मथुरा थी 1 से मिला दीजिए, अश्मक की राजधानी पोतन थी 2 से मिला दीजिए। तो 3, 4, 1, 2 तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एक बार यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, शूरसेन की मथुरा और अश्मक की पोतन थी। आगे चलते हैं। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोलों के विषय में ये आपका कथन सही है, ठीक है। कारण चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया जिसमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखें तो चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। राजा राज प्रथम एवं राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों की ऐतिहासिक दीवारों पर शिलालेख स्थापित किए। राज प्रथम ने अभिलेखों द्वारा अपने पूर्वजों के इतिहास को संकलित करने एवं अपने काल की घटनाओं और विजयों को लेखों में जोड़ने की प्रथा का आरंभ किया। किसने? राज प्रथम ने। इसका अनुकरण बाद के राजाओं ने भी किया। अतः स्पष्ट है कि कथन कारण दोनों सत्य हैं और व्याख्या भी हो रही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो BS वांगकर ने, ठीक है। ये भारतीय पुरातत्व वेदा थे। देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में BS वांगकर ने की थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। आगे चलते हैं। अगला दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ हड़प्पापुरा स्थल है और दूसरी तरफ किस संघ या राज क्षेत्र से संबंधित है वो बताया गया है। तो देखिए जो बालू है ये बालू आपका कहाँ संबंधित है? ये हरियाणा से 3 से मिला दीजिए। मांडा जो है जम्मू कश्मीर 2 से। पाडरी आपका गुजरात से 4 से मिला दीजिए। हुलास कहाँ संबंधित है? उत्तर प्रदेश 1 से मिला दीजिए, ठीक है। तो 3, 2, 4, 1 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बालू हरियाणा, मांडा जम्मू कश्मीर, पांडरी गुजरात और हुलास उत्तर प्रदेश। आगे है दो कथन दिए गए। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनशांग, आबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। बिल्कुल सही बात है, किया दोनों ने किया है। दूसरा शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा संबंधित था, यह भी सही। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए
मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हिंशांग, आबू जईद, अल मशूरी तथा अल बरूनी ने किया है, इसलिए कथन एक सही है। वहीं हेंसांग ने हर्षवर्धन के समयकाल में भारत की यात्रा की थी, जबकि अल मशूरी ने 957 AD में मुरुज उल जहाव नामक पुस्तक लिखी जो भारत पर केंद्रित थी। इसके अतिरिक्त अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आता है, और वहीं शामपुर यात्रोत्सव जो है ये सूर्य पूजा से संबंधित था। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये नगरीय थी, 4 से मिला दीजिए। उत्तर वैदिक समाज कृषक था, 3 से मिला दीजिए। ऋग वैदिक समाज जो है ये चारागाह था, 1 से मिलाइए। मध्यकाल जो रहा है आपका जमींदारी से, तो 2 से मिलाइए। 4 3 2 1 अर्थात डी ऑप्शन। फिर से देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। अगला है कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कथन सही है आपका। कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक शैलियों जैसे कि आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो कारण भी सही है, कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं कालों में से निरंतर एवं परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं, इसलिए कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है। आगे चलते हैं, अगला है एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। पहला, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से संबंधित है, सही बात है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त होता है, यहाँ पे दोनों कथन आपके सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्स ला सापेल की सन 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध जो है इससे समाप्त हो जाता है। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा क्रम में, किताबुल हिंद आएगा, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर इसके बाद तबकाते नासिर और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, फतवाए जहांदारी। तो डी ऑप्शन 3 2 4 1 सही हो जाएगा। इसमें देखें, फतवाए जहांदारी पुस्तक के लेखक जियाउद्दीन बर्नी है, पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई, किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की है तथा तबकाते नासिरी मिनहाजुल सिराज का ग्रंथ है जो उसने सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया है। तो इनका सही क्रम क्या है, किताबुल हिंद, फिर पृथ्वीराज रासो, तबकाते नासिरी, फतवाए जहांदारी। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था। तो उस समय जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर अधिकार किया था तो अबुल हसन कुतुब शाह। देखिए, 1686 ईस्वी में औरंगजेब ने बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर आधिपत्य स्थापित किया। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को उसी तरह सोने की कुंजियों से खुलवाया था जिस प्रकार अकबर ने अलीगढ़ के किले को खोला था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, सही बात है, किया था। दूसरा, अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। दोनों कथन सही हैं। अगला है, 2 सूचियाँ हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, दीवाने तन अधिकारी और विहित कर्तव्य। दीवाने तन का कर्तव्य क्या था, इसका कर्तव्य था जागीर एवं वेतन को देखना, ठीक है, 3 से मिला दीजिए। मुस्तारफी का कार्य क्या था, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना, तो 4 से मिला दीजिए। मुशरिफ का कार्य क्या था, मुशरिफ का कार्य कार्यालय को संभालने के लिए। वाकिया नवीश का प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करना, 2 से मिला दीजिए। तो 3 4 1 2 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर से देखिए, दीवाने तन जागीर व वेतन को देखना, मुस्तारफी राज्य की आय
व्यय का निरीक्षण करना, मुशरिफ कार्यालय को संभालने के लिए, और वकिया नवीश प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से, सही बात है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान नहीं बल्कि दिल्ली संबंधित थे ये, ठीक है, तो डी वाला सही नहीं है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे। इन्हें महबूबे इलाही भी कहा जाता था। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। प्रारंभ में वे बाबा फरीद के साथ अजोधन, जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ रहे, बाद में दिल्ली चले आए। दिल्ली में स्थित निजामुद्दीन औलिया का मकबरा सूफी काल की पवित्र दरगाह रही है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है? तो ये कौन सी थी? शहाब नहर। तो मुगल कालीन शहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था। मुगल बादशाह अकबर के समय में पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत कराई और उसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय थे। तो देखिए, इन्होंने किताबे नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी, और इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो है ये बीजापुर सल्तनत के शासक थे। आगे देखते हैं आधुनिक इतिहास संबंधित प्रश्नों को। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो ये विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती प्रदेश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। आगे चलते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसमें देखिए, M.K. गांधी शामिल थे, सरोजिनी नायडू भी शामिल थे, पंडित मदन मोहन मालवीय शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। 7 सितंबर 1931 को से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इनके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इन्हीं बेसेंट ने भी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसमें शामिल नहीं थे। आगे देखते हैं, आगे 2 सूचियां दी गई हैं, पुस्तक और उसके लेखक, इसको हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये आपकी लाला लाजपत राय की है। किसकी? लाला लाजपत राय की। 3 से मिलाइए। गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक, 4 से मिला दीजिए। अ नेशन इन अ मेकिंग जो है ये सुरेंद्र बनर्जी। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, 2 से। तो 3, 4, 1, 2 ए ऑप्शन। फिर से देखते हैं यहाँ पर, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की पुस्तक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र बनर्जी की है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिंडी गुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? किसने की थी? हैदर अली ने की थी। किसने? हैदर अली, टीपू सुल्तान के पिता। 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडूगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 ईस्वी में मैसूर महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडूगुल भेजा। 1755 ईस्वी में हैदर अली ने डिंडूगुल पर कब्जा कर लिया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गए और 1777 ईस्वी में उन्होंने पुरशीन मीरा साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। आगे चलते हैं, नीचे कथन कारण वाला प्रश्न कथन है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। बिल्कुल की थी। कहीं मालवाड़ी थी, कहीं पे आपकी बंदोबस्त प्रणाली थी। ठीक है, तो देखिए दूसरा इसका कारण क्या है? इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। कथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है और व्याख्या भी सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी। ये व्यवस्था थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी तथा मालवाड़ी।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा। देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्र का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसके तहत 51% हिस्सा था, मद्रास, बम्बई, कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग, जो कि आधुनिक कर्नाटक एक भाग है, में लागू थी। महालवाड़ी पद्धति लगभग 30% हिस्से में ये विस्तारित थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू की गई थी। अतः स्पष्ट है कि इसने भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बना दिए थे। अगला भूगोल के प्रश्न देखें तो देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो हालचू, ओंचे, शोम्पेन ये यहाँ के मूल निवासी हैं, परंतु रेंगपा जो है ये नागालैंड और असम में पाई जाती है। रेंगपा एक नागा जनजाति है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है? तो सतलज जो है ये ट्रांस हिमालय या हिमालय पार नदी है। देखिए, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस ताल या राक्षस ताल झील से है। यह हिमालय की श्रेणियों को काटकर गहरे गाज का निर्माण करती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, जनजाति और अवस्थित। तो देखिए, अंगामी जनजाति नागालैंड में, बिरहोर झारखंड, परंतु खस जनजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि जगहों पर पाई जाती है खस। टोडा तमिलनाडु सही है। अगला है, 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। शाला झील जो है अरुणाचल प्रदेश 1 से, बड़खल झील हरियाणा 2 से मिला दीजिए, लोकटक झील मणिपुर 3 से, कालीवेली झील तमिलनाडु 4 से। तो 1 2 3 4 ए ऑप्शन। फिर से देख लीजिए, शाला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, कालीवेली झील तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिला में। अगला कथन कारण वाला प्रश्न है। तो इसमें आप कथन कारण वाले प्रश्न को देखेंगे तो इसमें पहला है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ये कथन गलत है। कारण, अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे कच्चा माल की कोई समस्या नहीं। तो कथन तो गलत है, परंतु कारण सही है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जो है महाराष्ट्र का मुंबई है। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद का स्थान दूसरे नंबर पर आता है। अहमदाबाद का भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित होने का इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो हिमाद्री श्रेणी जो है ये नवीनतम है। हिमाद्री श्रेणी नवीन वलित पर्वत का उदाहरण तथा यह दिए गए जो 4 विकल्प आरावली, विंध्याचल और पश्चिमी घाट इनमें नवीनतम है। और आरावली पर्वत श्रेणी भारत के सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। अगला है, खनिज और उत्खनन शहर की कहाँ संबंधित है? इसमें बताया कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, आपका तांबा चित्रदुर्ग में नहीं होता है, लौह बेल्लोरी सही है, मैंगनीज भीलवाड़ा से सही नहीं है, बॉक्साइट कटनी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 3 सही नहीं है, मतलब तांबा चित्रदुर्ग में नहीं है और आपका मैंगनीज भीलवाड़ा में नहीं है। ये कर्नाटक में स्थित बेल्लोरी, कर्नाटक में स्थित जो बेल्लोरी है लौह के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग में जो है, चित्रदुर्ग में लौह एवं मैंगनीज का उत्खनन होता है बेल्लोरी में, चित्रदुर्ग में। जबकि भीलवाड़ा जो कि राजस्थान का, यहाँ पे तांबा के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में मैंगनीज का अयस्क का जमाव जो है वो बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली आदि जिलों में पाया जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में कटनी जो है वो बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। आगे चलते हैं। अगला है, कश्मीर घाटी स्थित है कहाँ पे? तो ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में यह स्थित है आपकी कश्मीर घाटी। देखिए, इसके बारे में और देखें तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है तथा महान हिमालय को ही हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक सेकंड, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले चंबल आएगा, सबसे पश्चिम से पूर्व चलना, सबसे पश्चिम में चंबल आएगा, फिर सिंधा आएगा, फिर बेतवा और फिर सबसे पूर्व में केन्या। 4 3 1 2। तो ध्यान रखिएगा,
क्रम आपका चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये पश्चिम से पूर्व की तरफ है। सबसे पश्चिम में चंबल है, सबसे पूर्व में केन है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। अगला है, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो ये चिटगांव से भेजा गया। ये करंट अफेयर संबंधित प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र में? देखिए, कजाकिस्तान का उत्पादक क्षेत्र जो है लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र कारागांडा। यूक्रेन का क्रोई राग है, सही है। जर्मनी का नॉर्मैंडी नहीं है। नॉर्मैंडी जो है ये फ्रांस का है, ना कि जर्मनी का। फ्रांस का पायरेनीज भी है, ये भी सही है। तो सी वाला यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित हुआ है? तो कहाँ पर? मानसून, ये आपके जो भूमध्य सागरीय प्रदेश होते हैं यहाँ पर। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। आगे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन सूचियों को हमें सम्मिलित करना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश को मिलान करना है। तो देखिए, बेंगुआ फिलीपींस से संबंधित है, 3 से मिला दीजिए। हरिकेन जो है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, बेगुओ जो है फिलीपींस 3 से, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका 4 से, टाइफून जो है ये चाइना से है, बिलीविलीज ऑस्ट्रेलिया से। तो 3, 4, 2, 1 बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं, बेगुओ फिलीपाइंस, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका, टाइफून चीन और बिलीविलीज ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? तो ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर यह अवस्थित है, ठीक है। यह श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो जो अंगुलिहास जलधारा है ये हिंद महासागर से संबंधित है, ठीक है। तो देखिए, फ्लोरिडा धारा अटलांटिक से, कनारी धारा ये भी अटलांटिक से, अंगुलिहास धारा हिंद से हिंद महासागर से, और क्यूराइल धारा प्रशांत महासागर से। इसमें अंगुलिहास एवं फ्लोरिडा धारा जो है ये गर्म धारा है, क्योंकि कनारी और क्यूराइल ये ठंडी जल धारा है। आगे चलते हैं, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, निर्जातीय समूह और देश। तो आपके यहूदी कहाँ पे हैं? ये इजराइल, 4 से मिला दीजिए। टेडा लीबिया, 3 से मिला दीजिए। बेजा मिस्र 1 से, लूर जो है ईरान 2 से। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4, 3, 1, 2। देखिए, यहूदी इजराइल, टेडा लीबिया, बेजा मिस्र, लूर ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है देश और राजधानी? मोरक्को की राजधानी रबात है, सही है। ट्यूनीशिया की ट्यूनिस है। अल्जीरिया की अल्जीरियस है। केप बर्डे बमाको की नहीं है। केप बर्डे की राजधानी प्राइया है। क्या है? प्राइया है। बमाको जो है ये आपका माली की राजधानी, किसकी है? माली की। आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमासबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो ये मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक है। किसका? मैंगनीज का। आगे देखते हैं, 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, एटलस पर्वत मोरक्को, 4 से मिलाइए। किलिमंजारो तंजानिया, 3 से मिला दीजिए। चिम्बारोजो जो है इक्वाडोर, 2 से मिला दीजिए। पायरेनीज ये फ्रांस और स्पेन, 1 से मिला दीजिए। 4, 3, 2, 1 ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसको फिर से देखते हैं, एटलस मोरक्को, कालीमंजारो तंजानिया, चिबरोजो इक्वाडोर से और पायरेनीज फ्रांस और स्पेन दोनों से। मलेशिया में किट्टा घाटी प्रसिद्ध किसके लिए? टीन उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो किन से होकर के नहीं गुजरती है? तो देखिए, गैबोन से गुजरती है, सोमालिया से गुजरती है, परंतु भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा से होकर के भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। तो 3, 4 आपके सही हो जाएंगे। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा। ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, साओ टोम और प्रिंसिप, कांगो गणराज्य, युगांडा, सोमालिया, गैबोन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इंडोनेशिया, मालदीव, किरबाती। बस आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? इसे 2019 में प्रारंभ किया गया। जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक PM10, PM2.5 की सांद्रताओं में 20 से 30% तक की कटौती करना है। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं था? तो देखिए, नकारात्मक पक्षों की बात हो रही है तो प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण था, पर्यावरण प्रदूषण ये भी था, परंतु राजनीति एवं विकास ये इसमें संबंधित नहीं था। जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास भी संबंधित था। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण, जनसामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास आदि मुख्य विषय थे, लेकिन राजनीति एवं विकास चर्चा का विषय नहीं थे। अगला है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित 1987 में एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था? आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, ब्रैडलैंड रिपोर्ट, जिसे आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, यह वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा वर्ष 1987 में जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में सतत विकास की संकल्पना का प्रतिपादन किया गया था। आगे है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिससे विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, के लेखक कौन थे? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक थे रेचल कार्सन। कौन थे? रेचल कार्सन। तो देखिए, ये अमेरिकी, जिसकी लेखिका ये लेडीज रही हैं, अमेरिकी जीव विज्ञानी एवं संरक्षणविद रेचल कार्सन रही हैं। यह पुस्तक सितंबर 1962 में 1962 में प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? देखिए, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना है, जंगलों में आग लगना ये भी है, वन्य जीवों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार ये भी है, परंतु जनसंख्या की तीव्र वृद्धि ये बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लगना तथा वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार वन प्राणियों के विलुप्तीकरण के प्रमुख कारण है। जबकि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से जीव विलुप्त नहीं होंगे, बल्कि उनमें आवास व भोजन को लेकर के प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इसलिए विकल्प डी सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर पूंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। अगला है, भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में बाघों की गणना 2018 पर जारी विस्तृत प्रतिवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला, भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी कितनी है? 70% है। सही बात है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर आते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। अगला है, दो सूचियाँ हैं, सूची राष्ट्रीय उद्यान और राज्य, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो इसका यहाँ पर सीधे मिलान देख लेते हैं। देखिए, इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोलेम गोवा, कलेसर हरियाणा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एनविस सेंटर ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्टेड एरियाज द्वारा दिसंबर 2020 तक जारी जो 4 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख नहीं है, जो यहाँ पे बेतवा राष्ट्रीय उद्यान की बात की गई है। ठीक है, बेतवा को छत्तीसगढ़ से संबंधित किया गया है। एक सेकंड, अगर प्रश्न में बेतवा राष्ट्रीय उद्यान के स्थान पर बेतला या पलामू राष्ट्रीय उद्यान होता, तब इस प्रश्न के उत्तर के विकल्प के रूप में आपका जो ए विकल्प है, ए विकल्प ये वाला, अर्थात इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोलेम गोवा, कलेसर आपका हरियाणा और बेतवा झारखंड, तब ए वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? इसमें आएगा आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, फिर इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, फिर प्रोजेक्ट हाथी, फिर सबसे लास्ट में जैव विविधता अधिनियम। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, बाघ प्रजाति के विलुप्तप्राय होने की समस्या को देखते हुए इनके संरक्षण के लिए सरकार ने अप्रैल 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ की थी, जिसका उद्देश्य बाघ को समाप्त होने से बचाना था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1972 में पारित किया गया था और प्रोजेक्ट हाथी का प्रारंभ 1992 में
1992 में प्रारंभ किया गया था। और भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। आगे चलते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो इसे जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। इसके तहत जैवमंडल में जीवधारियों व पर्यावरण के बीच विभिन्न रासायनिक तत्वों का चक्रीय प्रवाह होता है। हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? -18 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो देखिए हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव से भू सतह का औसत तापमान 0 फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा ओजोन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेस हैं। विदित हो कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग 14.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रीन हाउस गैस के अभाव में सतह का औसत तापमान -33 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाएगा। इस प्रकार सतह का औसत तापमान 14.9 -33 अर्थात -18.1 सेल्सियस हो जाएगा। आगे देखते हैं। समुदायों का पूर्ण रूप जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? ये शीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलता है उसे शीयर कहते हैं। पोषकीय या सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना है। देखिए, पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन एवं पर्यावरण का प्रबंधन करना है। UNWTO द्वारा पोषकीय पर्यटन हेतु 12 लक्ष्यों को परिभाषित किया गया। कौन कौन से? आर्थिक व्यवहार्यता, स्थानीय समृद्धि, रोजगार की गुणवत्ता, सामाजिक समानता, आगंतुक पूर्ति, स्थानीय नियंत्रण, सामुदायिक भलाई, सांस्कृतिक समृद्धि, भौतिक अखंडता, जैविक विविधता, संसाधन क्षमता, संसाधन दक्षता और पर्यावरणीय शुद्धता। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती? नाइट्रोजन ऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और मीथेन मिलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वे हैं जो पृथ्वी वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय आवर्त विकिरण को अवशोषित व उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन और ओजोन। आगे चलते हैं। अगला है सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? तो इसको भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, परंतु परिचालन पर्यावरण के रूप में नहीं। देखिए, सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत मानव निर्मित गतिविधियाँ जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थितियाँ शामिल होती हैं। जबकि जैविकीय पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जंतु तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बेनेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बेनेट के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन W. बेनेट द्वारा किया गया। इन्होंने यह अवधारणा वर्ष 1976 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन में प्रकाशित किया था। किसने? बेनेट के द्वारा किया गया था। ठीक है, जॉन W. बेनेट। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? तो देखिए, समुद्र तल का बढ़ना बिल्कुल सही है। हिम नदी का पिघलना, बीमारियों का फैलना, प्रवाल वृत्ति का विरंजन होना, ये सभी के सभी शामिल हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है यहाँ पर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आएगा द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो इसका जो प्रकाशन आपका होता है, कब होता है? 1972 में। ठीक है, इसके बाद आएगा रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये आपका होता है 1992 में। ठीक है, जून 1992। फिर आएगा ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, ये अप्रैल 1987 फिर आएगा सबसे लास्ट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जनवरी 1989 में। ठीक है, तो इस प्रकार से 4, 2, 3, 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर से देखते हैं। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992,
ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन जनवरी 1989। राष्ट्रीय चंबल अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो ये उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश, राजस्थान का, परंतु हरियाणा इसमें शामिल नहीं है। राष्ट्रीय चंबल अभियान, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल अर्थात छोटे मगरमच्छ, लाल मुकुट वाले कछुए और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिए उत्तरी भारत में संरक्षित क्षेत्र है और यह अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के त्रिबिंदु के पास चंबल नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं, विज्ञान संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। फोटो सेल प्रकाश विद्युत प्रभाव का एक तकनीकी अनुप्रयोग है। यह प्रकाश अर्थात लाइट एनर्जी को विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित कर देता है। रसायन विज्ञान, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीइथिलीन ये थर्मोप्लास्टिक है, परंतु नियोप्रीन क्या है? ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोपीन का एक उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका उपयोग पाइप बेल्ट बनाने में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन दिया गया है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। सही बात है। कारण प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अवघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही, परंतु यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सुक्रोज के जल अवघटन से प्रतीप शर्करा या इन्वर्ट शुगर प्राप्त की जाती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा अर्थात इन्वर्ट शुगर ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता के कारण सुक्रोज का जल अवघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा है। आगे दो सूचियां दी गई, इन्हें हमें सुमेलित करना है। धातु और उसके गुणधर्म। तो देखिए, सोडियम का गुणधर्म क्या है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 4 पारा कमरे के ताप पर द्रव्य में रहता है। चांदी विद्युत का अच्छा सुचालक है, 1 से मिला दीजिए। और शीशा या लेड ये जो है आपका उष्मा का कुचालक है। 3 तो 4213 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोइन, लेक्सॉन, टेफ्लॉन और नियोप्रीन में। तो इसमें फाइब्रोइन ये आपका कृत्रिम पदार्थ नहीं है, ये एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं सिल्क फाइबर्स के घटक होते हैं। आगे फिर से दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। पदार्थ और उसके अनुप्रयोग। नीला थोथा कवकनाशी के रूप में। इयोशीन का प्रयोग लाल स्याही में, 3 से मिला दीजिए। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। जिंक फॉस्फाइड ये है आपका कृतंकनाशी या रोडेंटनाशी, तो 4 तो आपका हो जाएगा 2314 अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं, जिसका उपयोग कवकनाशी, शैवालनाशी आदि रूप में होता है। इयोशीन का उपयोग लाल स्याही के रूप में होता है। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड तथा शुष्क बर्फ या ठोस बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा या आर्टिफिशियल रेन या मेघ बीजन क्लाउड सीडिंग के लिए किया जाता है। जबकि जिंक फास्फाइड का प्रयोग मुख्यतः कृतंकनाशी या रोडेंट या जो चूहे होते हैं उनके लिए किया जाता है, मारने के लिए। अगला है सुपोषण या यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही बात है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, मतलब इसकी वृद्धि करता है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, देखिए, जल निकाय में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देता है। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास तेजी से होने लगता है। शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जो श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम होने लगती है तथा ऑक्सीजन के अभाव में जलीय जंतु मरने लगते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। एक सेकेंड, यहाँ 59 लिखा है, 69 होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह या आयरन विद्यमान होता है? तो ये आपका मायोग्लोबिन में विद्यमान होता है। मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। लोहा इसका आवश्यक घटक है।
समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है? शीयर कहलाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में किस अंग में प्रारंभ होता है? तो ये अमाशय में प्रारंभ होता है। पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण एब्जॉर्प्शन भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि पॉलिश करने से चावल के छिलके में उपस्थित विटामिन B1 तथा थायमिन आहार में उपलब्ध नहीं हो पाता तथा छिलके के साथ चावल से पृथक हो जाता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है विटामिन के। विटामिन के मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है। इस विटामिन को रुधिर स्त्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। आगे 2 कथन दिए गए हैं। मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। बिल्कुल सही बात है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी, ये भी सही है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। देखिए, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन आदि के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला, सेरिबेलम, सेरिब्रम आदि मस्तिष्क के प्रमुख भाग हैं। मेडुला हृदय गति, रक्तचाप आदि पर नियंत्रण रखता है। किसके पर? मेडुला जो है ये हृदय गति, रक्तचाप आदि पर नियंत्रण रखता है, जबकि सेरिबेलम शरीर की भंगिमा तथा जो पोस्चर होता है तथा संतुलन बनाए रखने से लेकर के खेलने, कूदने, नाचने आदि समस्त कौशल्यपूर्ण क्रियाओं को समन्वय कौन करता है? सेरिबेलम करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग जो होती है वृक्ष से मिलती है। यह जो हींग होती है जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एसाफेटिडा, फेरुला फोटिडा, फेरुला रूबिकॉलिस आदि के जड़ों से प्राप्त लैक्टस को सुखा करके हींग प्राप्त की जाती है। अम्बेलिफेरी को एपीएसी कुल के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।